बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख अनुषंगी कंपनी है, मुख्यतः पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयले की खदानें, कुकिंग कोयले की खदानें संचालित करती है। 1971 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी और तब से अब तक कुकिंग कोल खदानें का संचालन किया जाता है। और अगर हम उत्पादन की बात करें तो करीब 58% उत्पादन क्षमता अभी है। लक्ष्य की अगर बात करें वर्तमान में, चूंकि अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाले हैं उसमें लक्ष्य कितने थे, कितने लक्ष्य पूरा किए गए हैं, कितनी बढ़ोतरी हुई है, इस तमाम मुद्दों पर सीधे हमारे साथ बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। सर, अभी चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाले हैं मार्च में, ऐसे में लक्ष्य को लेकर जो प्लान किए गए थे वो कितना आपका धरातल पर उतरा है? इस वित्तीय वर्ष में अंततः जो लक्ष्य का कोल इंडिया के द्वारा निर्धारण किया गया उस पर हम लोग 100% खरा उतरेंगे। और इनिशियली जो टारगेट दिया गया था वो उससे हम लोग पीछे रहेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने मुख्य रूप से क्वालिटी कोयले पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। जो भी कोयला हमारे कंज्यूमर को मिल रहा है या स्टॉक में जा रहा है या रेलवे साइडिंग या वाशरी जा रहा है, वो शुद्ध कोयला जा रहा है। और वाशरी के अधिक से अधिक उत्थान, उसके परफॉर्मेंस पर अधिक से अधिक हमने ध्यान दिया है और साथ ही कोयले के क्वालिटी पर उचित ध्यान दिया है। तो मतलब मुख्य कारण सर क्या रहा? कितना प्रतिशत तक अभी पहुंच पाए हैं आप और कितना प्रतिशत तक और पहुंचने का अनुमान है मार्च के एंड तक? नहीं, हम लोग 35.5 मिलियन टनी अंततः सभी सब्सिडीज़ का जो एक निर्धारण हुआ आपस में, अभी क्या है कि 35.5 मिलियन टन ही हम लोग अवश्य करेंगे, उससे 1 लाख 2 लाख ज़्यादा करेंगे। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि कोयले का डिस्पैच सही ढंग से हो, क्योंकि थर्मल पावर्स में अभी ज़्यादा डिमांड, जैसे पूर्व में गर्मी ज़्यादा पड़ती है या ऐसा कुछ होने से डिमांड ज़्यादा बढ़ता है, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ा नहीं है। और इसके अलावा थर्मल पावर्स को कोयले का की आपूर्ति सप्लाई बहुत जगहों से और भी हो रही है। कैप्टिव माइंस है, उन लोगों ने भी अपना माइंस खोल लिया है, तो उसके चलते कोयले का उतना ही क्वालिटी कोयले का उत्पादन हम लोग करने का लक्ष्य रखे हैं जितना कि हमारा डिस्पैच हो सके। तो सर, अगर हम देखा जाए तो करीब 6 महीना के आसपास आपका कार्यकाल यहाँ पर हो गया। वर्तमान में किस प्रकार की चुनौतियाँ सामने आई है जो आपने निर्भीक होकर उन चुनौतियों का सामना किया है? हाँ, ठीक ही बोला आपने, 6 महीना लगभग हो गया है। लेकिन इसमें चुनौती तो ऐसा कुछ, मतलब यहाँ तो धनबाद तो चुनौतियों से भरा हुआ शहर ही है। और हम लोगों ने चूँकि पूर्व में भी आपसे चर्चा होती है, 86-90 में ISM IIT से ही पढ़कर निकले, तो यहाँ पर जो भी चुनौती है, सबसे पहले कोयले, अगर माइनिंग टेक्निकल कारण का देखें तो हमारे अपने ही टेक्निकल लोगों के बीच में क्वालिटी कोल के उत्पादन न होने की सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती में लेंगे तो वाशरी में अधिक से अधिक कोयला जाए और वाशरी से क्लीन कोयला निकले, जिससे कि स्टील के उत्पादन में पूरी उसकी क्षमता बढ़े और हमें इम्पोर्टेड कोल की का आयात हमें कम से कम करना पड़े। और इसके अलावा और चुनौती की बात करेंगे तो एक सामाजिक और राजनीतिक तो एक चुनौती रहती ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से सबसे पुरानी कंपनी है और बहुत सारे चीज़ों का, कुछ अच्छी चीज़ों का, कुछ ख़राब चीज़ों का बीच में समागम हो जाता है। लेकिन मुझे इस प्रकार की कोई नई चुनौती है, जो भी इस प्रकार के तत्व आते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली और अपने लोगों से बातचीत करके उसका निदान करते जा रहे हैं। सर, हाल के दिनों में अभी आपने कंज्यूमर मीट भी किया था, कंज्यूमर से बातें हुई थी, कई तरह की समस्याएं भी आई थी, आपने उनको बोला था कि समाधान किया जाए। किस प्रकार की कंज्यूमर मीट कैसी रही, आगे क्या कुछ प्लान है? कंज्यूमर मीट बहुत ही अच्छा रहा, 100% सक्सेसफुल रहा। और उसका रिजल्ट ये रहा कि 3 दिनों में जो अभी ऑफ़र उनके द्वारा मांगा गया है, 5 लाख से ऊपर कोयले का उन्होंने अपनी इच्छा जताई है। इसमें उनका जो भी था, सबसे पहले था कि क्वालिटी कोयला मिले और माइंस में या साइडिंग में कहीं पर भी कोयले के उठाव में किसी प्रकार का जोर ज़बरदस्ती या किसी का दबाव न रहे, एक अच्छा वातावरण मिले। साथ ही
कोयले का जो उनको कोई भी कंज्यूमर चाहेगा कि हमें सस्ता और अच्छा कोयला मिले, तो कहीं से उनके जो कोयला जिस रेट पर दिया जा रहा है उनको उचित दर पर मिले, बीच में कोई बाधा नहीं किधर से आए, यही उनका मुख्य डिमांड था। और हम लोगों ने इस ऑफ़र को इस तरह से बनाया था कि अगर 4000 टन तक आप कोयला उठाते हैं रैक या रोड से, तो आपको लगभग 100 रुपया प्रति टन कम रहेगा, और अंततः अगर 80,000 टन से ज़्यादा कोयला आप उठाते हैं तो आपको लगभग 600 रुपया प्रति टन का छूट मिलेगी। इसी तरह से बीच में अलग अलग स्लैब था, तो इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अब केवल ये शुद्ध कोयला और उनको उठाते समय साइट पर कोई विशेष कोई उनके साथ मतलब कि कोई गतिरोध ना हो, और आराम से वो स्वच्छ वातावरण में उठाएं। और मुझे लगता है कि स्वच्छ वातावरण में उठाना ही होगा, किसी प्रकार के गतिरोध करने वाली शक्तियों को हम लोग सख्ती से निपटेंगे। सर, गतिरोध की जैसा आपने बातें कही, तो गतिरोध तो होता ही है, हर जगह इलीगल माइनिंग हो रहा है, ये एक समस्या हो रही है। तो ऐसे में आपके कंज्यूमर को भी तो समस्या होगी, इससे ये भी तक चुनौती के रूप में हो सकता है कंज्यूमर का, अगर हम बात करें तो। नहीं, ये कोयला तो हम लोग माइंस से जो शुद्ध कोयला उत्पादन करके हमारे स्टॉक से या साइडिंग से लोग लेंगे, तो उसमें और किसी तत्व का समागम नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये तो बिल्कुल ही उचित है कि किसी भी तरह से और भी अगर कोयला उनको कहीं सस्ते दाम में मिलता है, तो उससे तो इसमें चुनौती आएगी। लेकिन हम लोग एक बहुत अच्छा ऑफ़र दिए हैं। केवल ज़रूरी यह है कि उनको क्वालिटी कोयला और सहूलियत के साथ कोयला वो उठा सकें, बीच में कोई तीसरा तत्व ना आए जिससे कि उनको किसी प्रकार की समस्या हो। इलीगल माइनिंग के कारण कभी कभी रेट डाउन हो जाते हैं, तो ये भी एक समस्या लोगों को होती है, क्योंकि जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं वो कम रेट में बेच दे रहे हैं, ऐसे में इन लोगों की रेट हाई हो जाती है। तो ये एक समस्या, इसे क्या लग रहा है, इससे निपटने की ज़रूरत है? ये किसी भी पूरे देश में या विश्व में अगर आप गलत कार्य करेंगे तो वो कुछ ही दिन चलता है, ज़्यादा दिन वो टिकता नहीं है। हम लोग अब शुद्ध रूप से अपने क्वालिटी कोल के उत्पादन, और हमारा अपना CISF है, और हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी किसी प्रकार के गतिरोध को समाप्त करने में पूर्ण सहायता मिल रही है। और इस तरह के जो भी प्रश्न आम जनता में उठ रहा है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, और आगे भी हम अपने कोयले के क्वालिटी कोल के प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, और वो समाज के सभी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों की सहायता लेकर के जो बुरे तत्व हैं जो क्षणिक हैं उनका मुझे लगता है कि समाप्तिकरण की तरफ हो जाएगा। क्योंकि 6 महीना कार्यकाल हो गया, कुछ और प्लान है आपके पास, कुछ बेहतरी करने का? आपने माइंड में कुछ प्लान सोचा होगा, कुछ मास्टर प्लान है क्या ऐसे? हाँ, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मास्टर प्लान बोल कर के हम लोग सबसे पहले, अब तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, इसमें सबसे पहले चूँकि हमारा मेन बिजनेस है उत्तम और क्वालिटी कोल का उत्पादन, स्टील का उत्पादन में क्लीन कोल का अधिक से अधिक देश में आपूर्ति हो थ्रू वासरीज या और सेल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, उसमें हम लोग जोर लगाएंगे। और धनबाद का और हमारे BCCL का एक एक सदस्य के परिवार में उनके बीच में खुशहाली रहे, और वो स्वच्छ और खुशी के रूप में अपने नौकरी को संपादित कर सकें। इसके लिए एक हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि एक जो हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल है, इसके साथ साथ एक जैसे कि मेदांता हो गया, मैक्स साकेत हो गया, जो एक मल्टी स्पेशलाइज्ड सेंटर हॉस्पिटल का होता है, उसको हम लोग बनाने में, जो इसमें कि हमारा कोई भी मरीज, पहला तो हम लोग चाहेंगे कोई जल्दी बीमार पड़े ही ना, अगर कोई पड़ता है कोई बीमारी और किसी को बाहर रिफ़र करना पड़ता है तो वो रिफ़र ना करना पड़े, उसका इलाज यहीं पर हॉस्पिटल में हो जाए। इस तरह की एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल बनाने की हम लोग की स्पेशलाइजेशन का प्लान है। पर स्पेशलाइज हॉस्पिटल बनाने की हमारा प्लान, हम लोग की सोच है। उसमें समय लगेगा लेकिन उसकी हम लोग बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे। साथ साथ कोयले के उत्पादन से जो बहुत सारे आसपास के हमारे लोग जुड़े हुए हैं, मुझे तो लगता है कि जो हम लोग एक बार 15 लाख से अधिक लोग इस व्यापार कोयले के माइंस से और कोयले से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने सोचा है कि जो भी हमसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हैं उनका परिवार, उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो। आपने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने हमारी महिला ये BCCL की महिला विंग ने 10 जोड़ों की शादी भी की थी, जो कि काफ़ी उससे हमारे हम लोग को
अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन काफ़ी मिला था। तो इस तरह का भी और भी बहुत सारे कार्य हैं हम लोग करने का पूरे बीसीसीएल परिवार की तरफ से हम लोग सोचे हैं, जिससे कि आम जनता का भी कल्याण हो। क्योंकि देखिए कोयला इंडस्ट्री का तभी हमें फ़ायदा है कि जब इससे जुड़े हुए लोगों के बीच में भी, हमारे आश्रित हैं, हमारे जो रैयत हैं, समाज के लोग हैं, धनबाद शहर के लोग हैं, सबके बीच में भी एक खुशी का माहौल और कोई बेरोज़गार ना रहे, उनका जीवन सुखमय बीते। इसके तहत बीच-बीच में हम लोग और भी कार्य करते रहेंगे। सर, बहुत अच्छा आपने बताया है कि एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्लान आपने किया है। लेकिन सर क्या जो वर्तमान में बीसीसीएल में अस्पताल हुआ करता था, थोड़ी-सी अभी क्या लग रहा है कि वहाँ पे सुविधा देने का ज़रूरत है? देखिए हमेशा स्कोप तो रहता ही है उस किसी भी हॉस्पिटल को या किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का। लेकिन मैं 2-3 बार स्वयं भी निरीक्षण किया हूँ। हमारा जो सेंट्रल हॉस्पिटल है, वह काफ़ी विस्तार में है और काफ़ी डॉक्टर्स हैं। और अभी भी आज के समय में धनबाद शहर में सबसे बड़ा अगर अधिक से अधिक लोगों को जो जिनका निदान कर रहा है, मरीजों का इलाज कर रहा है, तो वो सेंट्रल हॉस्पिटल ही है। इसमें भी हम लोगों ने डॉक्टर से भी बात की है, कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को भी बाहर से समय समय बुलाएंगे। और जो डॉक्टर अभी हैं उनकी भी उनके बीच भी अवेयरनेस प्रोग्राम अधिक से अधिक करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और समय के अनुसार लोगों का इलाज करें। सेंट्रल हॉस्पिटल हमारा अच्छा है, उसके और विकास में हम लोग ध्यान देंगे। सर, और भी अलग-अलग इलाके जहाँ कोयला क्षेत्र हैं, जहाँ डिस्पेंसरी हुआ करते हैं, या छोटे-छोटे अगर हम बात करें सामुदायिक हेल्थ सेंटर, वहाँ भी कुछ बेहतर करने का आपने प्लान सोच रखा है? हाँ, बिल्कुल हम लोगों ने सोच रखा है कि सबसे पहले अब आज ये धनबाद से कोई 15 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तो हमारे 12 एरिया हैं, सब जगह हमारा हॉस्पिटल है। उन हॉस्पिटल को भी हम लोग उनका स्टैंडर्ड ऊँचा करने में और वहाँ भी मेडिसिन की आपूर्ति समय से हो सके, डॉक्टर वहाँ पर बराबर से बैठें और सही ढंग से इलाज करें। जन औषधि केंद्र को भी हम लोग खोलना चाह रहे हैं, जिसमें कि सस्ते रेट पर उचित दवा भी लोगों को मिल सके, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको भी वो दवा मिले। इस दिशा में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, चूँकि धनबाद देखिए बात करें तो यह शहर जो है कोयले की राजधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण की समस्या भी खासा ही है। तो बीसीसीएल कैसे देख रही है इस समस्या को, कैसे दूर करने का प्लान है? नहीं, प्रदूषण तो नेचुरली कोयला उत्पादन में, लेकिन वो अपने ही दायरे में सीमित रह जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बहुत सारे पार्क आपने देखा होगा, जगह-जगह पार्क बनाया है, पेड़-पौधों को भी हम लोग लगा रहे हैं। इसके अलावा जो फॉग कैनन होता है, जो फॉग देते हुए आगे बढ़ता है, बहुत सारे जो कि कुछ कार्य नहीं भी कर रहे थे, उनको भी हम लोगों ने उसका ठीक-ठाक कराया जा रहा है। फॉग कैनन हो गया, चाहे वाटर स्प्रिंकलर्स हैं छोटे-बड़े, उसका भी चारों तरफ पानी का छिड़काव करके, फिर भी थोड़ा-सा समस्या ख़ास करके गर्मी के दिन में रहती है। उसके लिए भी हम लोग इस सब चीज़ों में बढ़ोतरी, फॉग कैनन, वाटर स्प्रिंकलर्स और ब्लास्टिंग भी इस तरह से करके कि ज़्यादा उसमें डस्ट पैदा ना हो। इन सब बिंदुओं पर कार्य हम लोग कर रहे हैं। लगातार बीसीसीएल बेहतर करने का क्या प्रयास करते रहती है। अगर खदानों की बात करें तो खदानों में सेफ्टी को लेकर भी कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं क्या आउटसोर्सिंग को, कि हाँ इस तरह से सेफ्टी होनी चाहिए? नहीं, सेफ्टी का तो हम लोग माइंस में हर पल, हर क्षण ध्यान रखते हैं। और इसमें जो हमारा कोयला का उत्पादन, ये मालूम ही है कि करीब 80% कोयला हमारा आउटसोर्सिंग या एमडीओ मोड से होता है। डिपार्टमेंटल लगभग 20% 15% होता है। तो उसमें सेफ्टी के लिए उचित समय पर उचित कार्रवाई और निर्देश दिए ही जाते हैं, बैठकें होती हैं और उनका कार्यपालन, उनका अनुपालन भी किया जाता है। तो हमेशा ठेकेदारों को या आउटसोर्सिंग कंपनी को इसके लिए हर समय ये बोला गया, माने बहुत क्लियर है उनको कि जो भी कार्य करना है, क्वालिटी कोल का उत्पादन पूर्ण सुरक्षित ढंग से करना है और समय समय पर डीजीएमएस का नियम कायदे या उनका जो इंस्पेक्शन आदि होता है, उसके तहत भी जो हमें सुझाव या निर्देश मिलते हैं उसका पालन किया जाता है। अच्छा, अभी आईपीओ भी आपने ले आया है, ये कितना बेहतर पहल साबित हो रहा है बीसीसीएल के लिए, इससे कितना बेहतर और होने की उम्मीद है? आईपीओ से तो सही में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आईपीओ बड़ा ही हमारे पूरे कोल इंडिया का पहला आईपीओ था। ठीक है, कोल इंडिया बहुत पहले हुआ था, लेकिन किसी सब्सिडरी का ये पहला आईपीओ था और हम लोगों ने इसमें सही अर्थ में इससे हमें बड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला। मैं खुद 3-4 कंट्री और देश में भी, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद वगैरह सब जगह हम लोग गए थे और सिंगापुर, हांगकांग वगैरह, न्यूयॉर्क वगैरह गए थे। तो बहुत ही अच्छा, आप लोगों को तो मालूम है कि ये आधे घंटे के अंदर ही इसका सब्सक्रिप्शन 146 टाइम हो चुका और अभी भी इस माने विश्व स्तरीय
जो डिसबैलेंसिंग चल रहा है वार आदि के कारण, उसके उस बीच में भी ये एक अपना 23 रुपये में खुला था और लगभग 45-46 रुपये में इनिशियली बुक इसका हुआ था। अभी आज भी यह अपने मूल स्तर से काफ़ी ऊपर जा रहा है और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हमारा कोयला डिस्पैच, पर्यावरण, सामाजिक कार्य और ये सब बढ़ेगा तो इसमें लॉन्ग रन में ये जो शेयर काफ़ी ऊपर तक जाएगा। सर अभी चूंकि हम बात करें तो 26-27 की अब शुरुआत होगी, 25-26 की समाप्ति होगी, तो नए वित्तीय वर्ष में कुछ रिक्रूटमेंट का ही प्लान है आपका उन युवाओं के लिए जिनको लगे कि हाँ बीसीसीएल में कुछ सुनहरा मौका उनको मिलने वाला होगा? हाँ, ऐसा प्लान है। लगभग 250-300 माइनिंग सरदार, ओवरमैन, फोरमैन और हम लोग इसकी बहाली करेंगे। साथ ही सीआईएल लेवल पर भी इंजीनियरों की बहाली होगी जो नए रिक्रूटमेंट होते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ का भी हम लोग जो हॉस्पिटल की बात आप पहले कर रहे थे उनकी मजबूती के लिए उनका भी कुछ हम लोग उनको भी रखेंगे, आउटसोर्स करेंगे। इस तरह का प्लान हम लोग के बीच में है और अधिक से अधिक युवाओं को और जो भी डिग्री डिप्लोमा आदि लेकर के अभी अपने उसको बैठे हुए हैं उनको कार्य नहीं मिल पा रहा है, उस दिशा में भी हमारा पूरा प्लान है और काफ़ी बड़े स्तर पर ये उनको नौकरी मिलने की उम्मीद रहेगी। सर एक चीज़ और अभी हम समझना चाहेंगे, वर्तमान में चुनौतियां भी हो रही है पुनर्वास नीति को लेकर, लोगों को बेलगड़िया में शिफ्टिंग की बात हो रही है, लेकिन जो लोग रह रहे हैं अलग से, क्या समस्या हो रही है, क्या शिफ्टिंग करने का क्या कुछ प्लान है बीसीसीएल के पास? देखिए पिछले 6 महीने से मैं भी देख रहा हूँ और उसके पूर्व भी बड़ा ये झरिया मास्टर प्लान 2.0 जो केंद्रीय स्तर से आया हमारे बीच में, मिनिस्ट्रियल स्तर से पीएमओ इसको बराबर हमारे मॉनिटरिंग करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के विगत 4-5-6 महीनों में और ख़ास करके मैं इस मौके पर अपने नौजवान डीसी साहब का भी नाम लेना चाहूँगा। बीसीसीएल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जेआरडीए सब मिल करके बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। कुछ जो एक बहुत दिन से रुका हुआ था उसमें कुछ लोग शिफ्ट होने के लिए तैयार भी हो गए हैं। बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए हैं और आगे भी जो प्लान को अच्छे ढंग से समझा करके और ख़ास करके बेलगरिया में कुछ स्वरोजगार बड़ी बड़ी कंपनियां बिरला तक की कंपनी आने जा रही हैं जो कि वो बड़े स्तर पर रोज़गार देंगे। मूल समस्या यही है कि जो लोग जहाँ भी हैं वहाँ से किसी न किसी तरह से वो कोयले से और आसपास के माहौल से जुड़े हुए हैं और नई जगह जाने में जहाँ 50-40 साल से लोग रह रहे हैं जाने में एक स्वतः एक उनको थोड़ा सा सोचने के लिए वो बिल्कुल ही विवश हो जाते हैं कि इस जगह को छोड़ के उस जगह में जाएंगे तो कैसे हमारा दैनिक दिनचर्या चलेगी, खान पान कैसे चलेगा, रोज़गार के क्या अवसर मिलेंगे। तो बहुत सारे रोज़गार के अवसर, अच्छा घर बना करके, रोड रास्ता ठीक करके, बिजली आदि की पूरी व्यवस्था करके और मुख्य रूप से हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। 4 ट्रेनिंग सेंटर हमारे वहाँ खुले हुए हैं और लगातार हम लोग कुछ ना कुछ और हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जेआरडीए वगैरह मिल करके तो वो एक आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया सिटी के तौर पर वहाँ नज़र आएगा, इंडस्ट्रियल बेल्ट हो जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। सर एक चीज़ और समझ रहे हैं, केंदुआ एक समस्या है, अभी लोग शिफ्टिंग करना नहीं चाह रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ पर मतलब जो गैस लीक हो रहे हैं वो मामला थमेगा या शिफ्टिंग ही करना पड़ेगा लोगों को? देखिए केंदुआ डी का जो मामला था शुरू में ऐसा हुआ, ये कोल इंडस्ट्री में जब भी एक वैज्ञानिक स्तर पर ही गैस का रिसाव नीचे जो माइंस चली हुई हैं, केविंग या स्टोइंग होता था, कोयला निकालते गए ऊपर से छत बैठता गया या बालू भरे, तो वो सब समय के अंतराल में सरफेस और जो लेवल उसमें भरा है उसमें गैप रह जाता है और अंदर में केमिकल प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। गैस निकला जिसका हम सभी लोगों ने बहुत अच्छा अनुभव न रहा, लोगों को दिक्कत समस्याएं भी हुई और आज भी वहाँ पर ये समस्या पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई है। तो इसका तो मुझे हम लगता है कि सभी लोग मिलजुल के सामाजिक स्तर पर भी सोचना पड़ेगा। नाइट्रोजन का भी हम लोग उसमें फीलिंग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन यह अस्थाई समाधान नहीं है। अस्थाई समाधान बैठकर इसका उचित रास्ता निकालने के लिए अब जैसे बेलगरिया में ही इतने अच्छे वहाँ पर स्कोप दिए जा रहे हैं तो खुशी खुशी लोग एक जगह उस स्थान को छोड़कर और नए स्थान पर सब समझ बूझ करके शिफ्ट करने से उनको भी एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ की अनुभूति होगी और यहाँ से भी वो खतरे से दूर हो जाएगी।
मतलब वहाँ पर बेलगड़िया में प्लान है कि एक बेहतरीन मॉडल शहर के रूप में विकसित करने में बीसीसीएल का भी योगदान रहेगा जिला प्रशासन के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा जो उसमें बेलगरिया में 5940 करोड़ रुपीज़ हमें कोल इंडिया के द्वारा ही मिल रहा है, और बीसीसीएल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जेआरडीए वगैरह मिल करके हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। उसमें और थोड़ी तेज़ी लाई जाएगी और लाने की ज़रूरत है, और उनका एसेट वैल्यूएशन वगैरह करके और जेआरडीए के माध्यम से ही उनको मुख्यतः वहाँ से शिफ्ट करना है। तो हम लोग उसमें ज़ोर शोर से लगे हैं, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट और हमारे जितने भी सीआईएसएफ हो गए, बीसीसीएल हो गए, कोल इंडिया और हमारे मिनिस्ट्री लेवल से भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। सर, उत्पादन क्षमता बढ़ाने को लेकर क्या प्लान है? चूंकि अब वित्तीय वर्ष में आप प्रवेश करेंगे कुछ दिनों बाद, ऐसे में उत्पादन क्षमता और बेहतर हो बीसीसीएल की, इसे लेकर क्या प्लान है? उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 2-3 हम तो एक नई तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। जैसे कि कुछ माइंस हमारे अभी आएंगे, कुछ का हम लोगों ने आउटसोर्सिंग में भी जाएंगे, अंडरग्राउंड में भी। तो अंडरग्राउंड में कंटिन्यूअस माइनर लाने जा रहे हैं। हाई वाल एक चल रहा है, उच्च तकनीक वाला, एक और हाई वाल राजापुर में आने वाला है। इसके अलावा हम लोग को एक चीज़ समझना होगा कि बीसीसीएल में जो कोयले की खदानें हैं, उसमें लगभग 16 सीम है ऊपर से 16 नंबर से लेकर के 1 नंबर से अभी तक हम लोग बहुत जगह 7 ही नंबर सीम तक गए हैं, कहीं पर 3 नंबर सीम तक गए हैं। तो नीचे में अभी जाने के लिए छोटी छोटी माइंस में लंबाई चौड़ा ऐसा नहीं होता है, घूम घूम के नीचे कैसे पहुंचेंगे। तो हम लोग छोटे छोटे माइंस को एक करके बड़ा माइंस कर रहे हैं, ब्लॉक ए बी सी डी ई एफ करके। तो अभी ब्लॉक ई 15 मिलियन टन का, छोटे माइंस को सिजवा और कुसुंडा और कतरास इसको मिला करके हम लोग ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 20 से 25 दिन में टेंडर कर देंगे। इसी तरह ब्लॉक ई के बाद और भी ए बी सी डी ई सब हमारा चालू। एक तो ऑलरेडी हमारा कतरास से 8.5 मिलियन टन का ये NTST लोधना 8.5 मिलियन टन का चालू हो चुका है। ब्लॉक ई का 1 महीना के अंदर हम टेंडर करेंगे, और इसी तरह से छोटी माइंस को मिला करके 7-8 ब्लॉक में बांट करके जो उत्पादन होगा उसमें नीचे तक पहुंचेंगे, और नीचे तक कोयले का हम लोग एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे। चलिए, तो एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, एक्चुअली आगे बढ़ने के लिए सबों का सहयोग जरूरी है, टीम वर्क होता है। 12 एरिया है आपके पास, तो 12 एरिया में सबसे बेहतर कौन एरिया करता है, और बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा आपका? देखिए, जैसे अगर देखा जाए, परिवार के मुखिया के लिए अपने सारे संतान एक ही, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी हमारा एरिया 12 एरिया अच्छे हैं, और जहाँ भी कुछ कमी बेसी रहती है हम उसको चेंजेज भी करते जा रहे हैं, और कुछ नए लोग भी आते जा रहे हैं, और जो प्रमोशन होके भी आ रहे हैं उनके लिए भी एक स्कोप बनता जा रहा है। तो 12 एरिया अच्छा है। अब इतने दिनों में सब लोगों ने यह समझ लिया है कि कार्य को उचित ढंग से क्वालिटीपूर्ण कार्य करना है। इसी से सबका कल्याण है, देश का कल्याण है, कंपनी का कल्याण है, और बहुत अच्छा है, सबका योगदान मिल रहा है। और आगे भी मुझे लगता है कि सबके सहयोग से हमारे बीसीसीएल के कर्मचारी जो लगभग 30,000 हैं, जनप्रतिनिधि हैं, रैयत हैं, हमारे जितने भी और भी सदस्य हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, व्यवसायी हैं, ये सब का सहयोग पूरा मिल रहा है। और एक तरह और सब लोग को सहयोग देने से ही कंपनी आगे और देश आगे, हमारा बीसीसीएल और कंपनी आगे बढ़ेगी। तो ये हमने वार्ता की बीसीसीएल CMD मनोज अग्रवाल जी से। इन्होंने पूरी प्लानिंग स्पष्ट रूप से रखी है। नए वित्तीय वर्ष में कई तरह के प्लान हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे, साथ ही अस्पताल की व्यवस्था भी सुधरेगी, यानी कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की कवायद की जाएगी, ताकि किसी को यहाँ से बाहर ना जाने पड़े। कई तरह के मास्टर प्लान इनके पास है, जो इन्होंने दिमाग में रखा है, उन्हें धरातल पर उतारने को लेकर पहल की शुरुआत करेंगे। सबों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सबों के सहयोग से ही कोई आगे बढ़ पाता है। इन्होंने स्पष्ट कहा कि सबके साथ मिलकर बीसीसीएल को एक मुकाम पर पहुंचाने का काम करेंगे। अभी फिलहाल 6 महीने के कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ों को धरातल पर इन्होंने उतार रखा है, और आगे भी कई तरह के प्लान है, जिससे न केवल यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा, साथ ही बीसीसीएल में कार्य कर रहे तमाम कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। बहरहाल देखना होगा सुविधाओं का विस्तार और जो प्लानिंग है वो कितना जल्दी धरातल पर उतरता है, और लोग इससे कितना लाभान्वित हो पाते हैं, साथ ही बीसीसीएल कितना जल्दी अपनी जो प्लानिंग के मुकाम है उस मुकाम पर पहुंच पाने में सफल हो पाता है। लगातार इससे जुड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।